नमस्कार मंडळी. न्यूज स्टोरी टुडेच्या या ओळख या सेगमेंटमध्ये मी अलका भुजबळ आपले स्वागत करते. मंडळी, आपण आज ज्यांच्या घरी आलेलो आहोत त्यांच्या आठवणी आपण पुन्हा जागा करतोच आहोत. पण बघायला गेलं तर त्यांच्या ज्या आठवणी होत्या त्या कितीही केलं तरी त्या पुसणं शक्य नाही, त्या विसरणं तर अजिबात शक्य नाही. 1990चा जो काळ होता की त्या काळामध्ये त्यांना आपलं घर, माती सगळं सोडून यावं लागलं आणि ते इथे आल्यानंतर सुद्धा त्यांचं जीवन कसं आहे अजूनही त्यांना वाटतं की आम्ही तिकडे असतो तर आणि आता इथे जगताय तर त्यांना काय वाटतं आहे. या सगळ्या विषयावर, या सगळ्या अगदी म्हणजे त्यांच्या जखमांवर आपण फुंकर तर मारतो आहे, पण तरी सुद्धा त्यांनी स्वतःला कसं घडवलं आहे, आजचं त्यांचं जीवन कसं चालू आहे, त्या सगळ्या विषयावर आज बोलणार आहोत. तर आजचा हा जो आपला विषय, ज्वलंत विषय असा आहे, रातोरात उखडलेले आयुष्य, भीती, आठवणी आणि सत्य, हा विषय घेऊन आज मी तुमच्यासमोर आलेली आहे. काश्मीरी पंडित श्रीयुत रवींद्र सफाया आणि निशी सफाया त्यांच्या घरी आलोय. त्यांच्याकडे सगळं जाणून घेऊया, त्यांचा तो काळ कसा होता, आजचा त्यांचा काळ कसा चाललेला आहे आणि अर्थात त्यांचं हे जीवन, त्यावेळचं जीवन आणि आत्ताचं जीवन कसं झालेलं आहे हे सगळं आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊया. नमस्कार रवींद्रजी. नमस्कार. नमस्कार निशिजी. न्यूज स्टोरी टुडेच्या या ओळख या सेगमेंटमध्ये मी आपले सहर्ष स्वागत करते. तसं बघायला गेलं तर आज आम्ही इकडे आलेलो आहे. तुमच्या या सगळ्या आठवणी आम्ही खरं पुन्हा जागा करतो आहे, पण तरीही सुद्धा खरोखर विषय ज्वलंत आहे, विषय वेगळा आहे. पण आमच्या प्रेक्षकांना तुमच्या या सगळ्या त्यावेळच्या आठवणी, तुमच्या या जखमा काय होत्या, आम्ही त्याच्यावर फक्त फुंकर घातलेली आहे. म्हणजे आम्ही फक्त म्हणू शकतो अरे रे असं झालं, व्हायला नको होतं, पण त्या आठवणी आज प्रेक्षकांसमोर यायलाच हव्या. त्या सगळ्या त्यावेळेचे जे प्रसंग ते सगळ्यांना आज कळायला हवं, सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांना कळायला हवं. म्हणून आज आपला आगळा वेगळा एपिसोड आपण करतो आहे. या तुमच्या जुन्या आठवणी, ज्या भीतीदायक आणि काही आनंदीदायक सुद्धा असतीलच, तर त्या सगळ्या विषयावर आज आपण बोलणार आहोत. तर सर्वप्रथम न्यूज स्टोरी टुडे तर्फे मी तुम्हाला एक छोटीशी भेट देऊ इच्छिते. ही एक छोटीशी भेट मी तुम्हाला देते. येस, अरे कसं, थँक्यू. येस, थँक्यू. तर रवींद्रजी, मला हे कल्पना आहे की तुम्ही जास्त मराठी बोलू शकत नाही. तुम्हाला जसं शक्य असेल, मराठी शक्य झालं तर मराठी, हिंदी शक्य झालं तर हिंदी. आमच्या प्रेक्षकांना दोन्ही मराठी आणि हिंदी दोन्ही लँग्वेज कळतील, काही तसा प्रश्न येत नाही. आणि आता एवढी वर्ष तुम्ही आता मुंबईत राहता, तर तुम्हाला थोडंसं जेवढं काय जमतं तेवढं तुम्ही मराठीमध्ये बोलू शकता. सक्ती अजिबात नाहीये तुम्हाला. तर मला असं विचारायचं आहे रवींद्रजी की तुम्ही काश्मीरी पंडित म्हणजे मूळचे हिंदू, काश्मीरी हिंदू पंडितांबद्दल जर आम्हाला काही सांगू शकाल. ऍक्च्युली काश्मीरी पंडितचं बेसिकली सगळे काश्मीरी पंडित सारस्वत ब्राह्मण आहे. अच्छा. ते हिस्ट्री आहे 5000 वर्षपर्यंत. जो वहां पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वो बेसिकली सारस्वत ब्राह्मण. ओके. और वहां पे विद द टाइम बहुत सारे जो बाहर के इन्वेडर्स आ गए, जिन्होंने वहां हमले किए, जिन्होंने वहां कैप्चर किया, उनके दौरान में वहां पे कश्मीरी पंडित कम होते गए क्योंकि उनका कन्वर्शन हो गया. दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम. सो वो एक सबसे प्रॉब्लम था वहां. लेकिन जितने ही रह गए हैं उतने ही अपने मतलब जो एक अच्छी चीज कश्मीरी पंडित्स में है कि वो स्कॉलर टाइप है, स्टूडियस है, इंटेलिजेंट है. वो रेस में हमारी एक अच्छी चीज है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा है. तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज था कश्मीरी पंडित्स में. आपको जान के ये भी सुना होगा आपने कि जो कश्मीरी पंडित्स है वो फॉलो करते हैं कश्मीर शेविज्म. जो कश्मीर शेविज्म था उसके लिए उन्होंने एक
बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया था वहां, जिसको शारदा पीठ बोलते हैं, हाँ शायद विच इज ऑलमोस्ट जो 100 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है। यस तो वहां पे लेकिन बनाया था तब से, हम्म। जब से अफगानीज रूल करते थे, लेकिन कश्मीरी पंडित्स ने वो मॉन्यूमेंट वहां पे खड़ा करके रखा। ओके ऐसा तुमचा जो समाज आहे, सगळा काश्मीरी पंडित समाज आहे, तो सगळा काश्मीरमध्येच एकवटलेला आहे, म्हणजे तुम्ही प्रॉपर तिकडचेच? प्रॉपर श्रीनगरचे आहे, श्रीनगर आणि काश्मीर वैली। हाँ से कश्मीर वैली जितने भी स्प्रेड है, तो कश्मीर वैली में मान लो मेन श्रीनगर सिटी है, कोई गांव कुपवारा में है, कोई डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, कोई डिस्ट्रिक्ट सोपोर में है, तो ऐसे स्कैटर्ड थे कश्मीर। ओके हाँ, एक ही जगह कंसंट्रेशन नहीं था। कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं, वहाँ के हिंदू ऍक्च्युली आप हैं, तो आपका समाज के बारे में, म्हणजे तुमच्या समाजाबद्दल नक्की काय सांगाल, की जो आता पण आहे अजूनही, पण तो समाजाबद्दल आम्हाला जरा काही माहिती सांगाल का? जो कश्मीरी पंडित जो बेसिकली पूरी कम्युनिटी जो है, वो समझो आप वो स्कॉलर्स की कम्युनिटी है। उन्होंने हर किसी एरिया में अपने मतलब स्टडीज की वजह से दे हैव स्प्रेड इन वेरियस फील्ड्स। अगर आप आज की तारीख में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में देखोगे, तो वो आर्मी चीफ भी रहा है, वो इसरो का भी एक हेड रहा है, कोई यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग एक डॉक्टर सफाया ने मिसेस इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर किया जब उसको गोली लगी। सो दे वर ऑल एट वेरी सीनियर पोजीशंस। और लेकिन मूल अपना उधर ही है, मूल उधर ही है। भले ही लोग स्कॅटर हो गए थे, लेकिन कॉन्सन्ट्रेशन वहीं पे। म्हणजे शिक्षणाच्या निमित्ताने ते इतर देशांमध्ये गेले किंवा इतर स्टेटमध्ये पण गेले। नंतर वो लोग ज्यादा क्या है, वो खाना कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाई। पढ़ाएंगे। ओके वहाँ पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान था, ध्यान था। हिंदुओं के बच्चों पर ज्यादा ध्यान था, अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना है। सही बात है। तो कश्मीरी पंडित का ये जो इन्सिडेंट हमें पता है 1990 साली जे इन्सिडेंट झालं आणि सगळे कश्मीरी पंडित स्कॅटर झाले, म्हणजे त्यांनी काश्मीर सोडून ते दुसरीकडे दुसऱ्या याच्यामध्ये गेले, तर एक्झॅक्टली 1990 साली काय झालं होतं, काय त्या आठवणी आहेत तुमच्या? एक्चुअली अलका जी, वहां पे 1989 दिसंबर से ही ये ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। ओके। तो उन्होंने थ्रेटनिंग्स देना स्टार्ट किया था कश्मीरी पंडित्स को कि आप या तो इधर रहो, अगर आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ आपको मुसलमान बन के इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, अगर नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं बाहर, या अपने लेडी फोक को यहीं पर रख के आप लोगों की जरूरत नहीं है। तो आपको फोर्स करते थे तब से? यस, वो 89 से ही चालू हो गया। और ज्यादा जो हाई पोस्ट पे थे उनको मार डाला। ओके। टारगेट उनको ऊपर किया है ज्यादा। अच्छा। जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग थे, उनको सबसे पहले मारा। तो आप जहाँ रहते थे, आपके आजू बाजू में आपके ही सब लोग कास्ट वाले थे या मुस्लिम लोग भी थे? मुस्लिम ही ज्यादा थे। अच्छा। मैं आपको ये समझाऊंगा कि कश्मीरी पंडित्स वहां पे मुसलमानों के पॉपुलेशन रेशियो में 2% है। तो आप इमेजिन करिए, अगर हम 2% है तो कैसे स्कैटर्ड होंगे। अगर वहां पे 10 घर मुस्लिम्स के हैं तो एक घर पंडित का होता था। तो ऐसे ही हर जगह पे था। इट वॉज एवरीवेयर एक्सेप्ट जो मेन सिटी थी, श्रीनगर सिटी थी, वहां पे 1-2 पॉकेट्स थे जहां पे कश्मीरी पंडित्स कंसंट्रेटेड थे। और उन्होंने वहीं पे से किलिंग्स स्टार्ट की। किलिंग्स वही कंसंट्रेटेड एरिया से की। घर में घुस के मारा उन्होंने पहले एक यंग लड़के को, जो 22 साल का लड़का था, उसको मार दिया। तो जब किसी को बोला उसने कि मतलब आपने क्यों उसको मारा, बोला वो आरएसएस का आदमी था। आरएसएस का था इसीलिए? हाँ, तो इसलिए मारा। वो उसको बोला उसने, आरएसएस ने आपको क्या मतलब आपका क्या बिगाड़ा है? तो बोला नहीं, ये वहीं से डायरेक्शन आया था। अच्छा। दे यूज्ड टू गेट डायरेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपके नेबर भी तो वैसे मुस्लिम थे, उनसे तो आपका अच्छा बनता था ऐसे? बहुत अच्छा बनता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सामने वाले ने मुझे बोला कि अरे
मैं कहता हूँ खुदा की कसम मुझे अभी भी पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसे ओह, झूठ बोलते थे, उनको अच्छा। सब मालूम था, ओ दे वर अच्छा नोइंग एवरीथिंग, ओ लेकिन दे वर नॉट स्पेलिंग आउट, ओ अच्छा एंड दे न्यू कि हमको यहाँ से भागना है, हमको निकलना है यहाँ से। सिस्टमैटिकली दे ड्रोव अस आउट फ्रॉम दैट प्लेस, Okay. बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उनका बिहेवियर आपसे बहुत अच्छा था, भले नेबर थे, हाँ हाँ, सामने बहुत अच्छी बहुत तरह अच्छे से से बात बात करते करते थे। थे। अंदर क्या है उनको वो भगवान जाने, लेकिन अच्छा ऐसे तो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। तो फिर आपको कभी ऐसे लगा कि नहीं आपको वहां से अभी निकलना ही पड़ेगा? कब से ये सब मन में आपने डिसाइड करके रखा था? नहीं, जब उन्होंने एक वो लेडी नर्स थी, जब उसका डेड बॉडी उन्होंने सड़क पे डाला, दे हैड उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट करके, उन्होंने, दैट वाज वेरी पैथेटिक था, मतलब उससे शेक हो गए पूरे कश्मीरी पंडित्स, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, तो लेकिन उनको एक्चुअली वो एग्जाम्पल सेट करना था हमको डराने के लिए, डराने के सो देन पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट, तो माइग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया और पीक पे पहुंच गया जनवरी 1990 में एग्जैक्टली बहुत माइग्रेशन चालू हो गया, जो कि चली बराबर जून तक, जून 99 तक, 1990 1990 दशक तक वो कंटिन्यू रहे, 6 महीने में कंटिन्यूस लोग जाते रहे निकलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ लोग वहां अभी भी हैं, तो बहुत कम है, मतलब आई कैन से जो हम 2% पॉपुलेशन थे, तो समझो 0.2% अभी वहीं पे होगा, मे बी लगभग वो आधे मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन वहां का आपका मीन्स कैसे था, सबसे मिलजुल के रहना, या आपका वहां का तभी का कल्चर कैसे था? बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सडनली इतने ब्रेन वॉश हो गए वो सारे कि दे टोटली चेंज। किसी के घर में कुछ होता था ना, ये मुस्लिम वो उसके घर में आते थे, क्या हुआ कैसे हुआ, डॉक्टर को बुलाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था, सामने से बहुत अच्छे मिलजुल के रहते होंगे आप लोग तभी तो। लेकिन सडन चेंज हो गया जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब उनका आर्म्स आ गए। वन ऑफ माई ऑपरेटर्स ही थ्रेटन मी देयर इन द फैक्ट्री। ओह अच्छा, मेरे को बोला कि मतलब ऐसा मारेंगे हम आपको, मतलब पानी पीने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यस, ऐसे और गंदी गालियां भी दी उसने। ओह, जस्ट मैंने अपना कूल रखा, जाने दो हमको क्या। लेकिन ऐसे कभी कोई हुआ था क्या, कभी उन लोग बोलेंगे ये घर में हम लोग रहेंगे, ऐसे कुछ कभी उनसे बात हंसते ऐसे सामने बोलते थे? हमारे पेरेंट्स ने 4 बार सुना था, जो हमारे नेबर थे वहां मुस्लिम, वो हमारे घर में काम करने आती थी कभी कभी। अच्छा, तो बोलती थी मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बोलते मदर भी बोलती थी हमारे, अच्छा, कि मैं परसों सुन रही थी, वो एक इंस्पेक्टर था वहां, तो उसकी पुलिस इंस्पेक्टर था, उसकी लड़की वो बोल रही थी, पापा वो जो वो घर है वो बहुत बड़ा था, वो हमारे नेबर थे वहां पे, बहुत ऑर्चर्ड था वहां, सेब का बाग वहां, हम वही घर ले रहे। हाँ वही ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उनको यही था, सेटल हो गया था। उनके मन में यही था, देवर आइंग, उनका मतलब बराबर वो बना हुआ था कि भाई हमको वही, मी त्यांनी मनात हेच ठरवलं होतं की काश्मीर आपलंच आहे आणि यांना इकडनं आपल्याला घालवायचंय, आपले पण ते बोलून हमको क्या बोलते थे बाद में, वी बिकेम इंडियन डॉग्स। अच्छा, इंडियन डॉग्स बोलते, इंडियन डॉग्स गो बैक, ऐसा। तो एग्जैक्टली जब भी आप वहां से माइग्रेट होके आए, तो क्या इंसिडेंट्स हुआ था, आप सडनली डिसाइड किया और आप माइग्रेट होके आप यहाँ आ गए बॉम्बे में? वी वर थ्रेटेंड, हमारे पोस्टर चिपक गए कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ओह अच्छा, ये एक दिन का नहीं था, वो पिछले 2 महीने से चलता आ रहा है। अच्छा, तो क्या आप दोनों, या कैसे आपकी पूरी फैमिली कैसे आप आए वहां से, कैसे आए आपको? हम आपको बताएं, अगर आपको हम उस रात को, जिस रात को हम भागे, इट वाज 2 मार्च 1990। अच्छा, 2 मार्च 1990 को हम 8 फैमिलीज, अच्छा 8, यू कैन से एवरेज 4, 8 चुके 32 आदमी हम एक ट्रक में आए। हमारे साथ एल्डर्स थे, पेरेंट्स थे, हमारे साथ लेडीज थी, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, जो मतलब अभी गोद में ही थे, ऐसे बच्चे लेके हम
विदाउट, हमने कुछ नहीं लिया था। मैंने एक छोटा अटैची लिया था जिसमें हमारे बच्चों के कपड़े थे, मेरे भी कपड़े नहीं, क्योंकि हमको अपने आप को बचाना था उस टाइम, वो सिच्युएशन। और इतना बडा घर सब छोड़ के, येस, माय गुडनेस, कारण स्वतःचा जीव महत्वाचा, अननेसेसरी ऐसे सब पैसे लेना है, वो लेना है। वो था ही नहीं घर में कुछ पैसा, तो आप लेने क्या का imagine बैंक कर तो सकते 3 हैं? महीने से बंद था। अच्छा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सैलरी हमको मिली थी, जो बैंक में क्रेडिट वो हुई भी थी, नहीं मिली। वो नहीं ड्रॉ कर सके। अच्छा। ऐसा सिचुएशन था। ओ, तो कैसे एक ट्रक में बैठ के आप डायरेक्टली बॉम्बे आ गए? डायरेक्टली जम्मू आए। जम्मू में उन दोनों क्या होता था, हाँ। जो भी वहां से माइग्रेंट्स आते थे उनको गवर्नमेंट रजिस्टर करते थे एज माइग्रेंट्स, अच्छा। जस्ट टू कीप ऑन रिकॉर्ड। तो हमने मतलब नेक्स्ट डे मीन्स उसका प्रोसेस था, लगभग 1 हफ्ता लगता था। तो पहले तो हम वहां गए, लेकिन हमारे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड थे, उसके घर के सामने ट्रक खड़ा था, आई स्टिल रिमेम्बर। ओके। तो वो अंदर गया, क्या ऐसे है, हम आए क्या? बोला अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आ जाओ। हमारे साथ कुछ था ही नहीं तो क्या है, हम गए। तो उन्होंने भी अपना एक कमरा ऊपर था उनका, 2nd फ्लोर पे, आप बैठो उधर। अच्छा। तो लेकिन अब क्या था, इनके फादर उनका लड़का था, उनकी ये थी, उनके भी फैमिली थी। तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते, हमारे बच्चे छोटे थे, तो कितना ये करके। तो फिर हम अपने मासी के घर में, उन्होंने जब सुना कि हम वहां रह रहे हैं, वो नजदीक ही थे वहां, तो उन्होंने बोला आप हमारे पास आकर। तो उन्होंने एक रूम दे दिया एंड वो किचन शेयर करने को दिया। तो हमने फिर उधर से माइग्रेंट लाइफ स्टार्ट करी। लेकिन मैंने सुना है कि आप जब भी वहां थे, कश्मीर में आप रहते थे, तो आपका सब त्योहार आप लोग इकट्ठा मनाते थे, और जो आपके शादियां थी, तो आप सब लोग मुस्लिम और आप लोग सब लोग इकट्ठा मनाते थे। बहुत सारे, आप बिलीव करेंगे, बहुत सारे मुस्लिमों के घर बहुत अच्छे थे वहां पर। अच्छा। वो हमें अपना घर देते थे। अच्छा। मेरी शादी इनके हमेशा एक मुस्लिम के घर में, उनकी हवेली जैसा घर। अच्छा। हमारा अपना भी घर था, लेकिन वहां लोग हाल वाल नहीं करते थे। हमारा अपने घर में भी थे और उन्होंने अपना दिया घर। अच्छा। तो जो हमारा घर था, हाँ, जो हमारा घर था, जो ग्रैंड पेरेंटल हाउस था, वहां पे मुस्लिम्स ने शादियां की है अपनी। अच्छा। वो बड़ा था, उधर जगह भी था। सो ऐसा नहीं था पहले। ओके। और आपके त्योहार सब उन लोग साथ में रहते थे? वो भी आते। बिल्कुल आते थे। जैसे हमारी शिवरात्रि थी, आते थे उस दिन। अच्छा। वो आते थे। लेकिन जब भी आपको माइग्रेट होने के लिए चल रहा था, तो तभी आपको कोई उन्होंने तकलीफ देनी स्टार्ट की थी क्या एग्जैक्टली? नहीं, लेकिन ये भी नहीं पूछा उन्होंने कि आप क्यों जा रहे हो यार। आई स्टिल रिमेम्बर बहुत सारे बोल रहे हैं जाओ, अच्छा है वहाँ, ठीक है, आप लोग सेफ रहोगे। अच्छा। मीन्स उनका ये भी कहना था कि आओ जाओ, कश्मीर हमारा है। वो तो है ही, उनको पता था कि जो ये घर है ये हमारा ही है, तो जाने तो उनको। हो। तो आपको वहां से यहाँ आने के लिए हेल्प किसने की थी? क्या मीन्स वहां के गवर्नमेंट ने हेल्प की? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं। तो आपके नेबर्स ने? नहीं, हम जब आए तो खुद आए, भाग के आ गए। अब भाग के आ गए, लेकिन किसी के साथ आ गए तो वो वी वर 8 फैमिलीज। करेक्ट, आपने कहा वो 8 फैमिली सब सही है, लेकिन आपके कोई तो, क्योंकि वहां तो ड्राइवर आपके कश्मीरी नहीं होगा, कश्मीरी पंडित नहीं होगा, पंजाबी था। अच्छा, पंजाब। ओके। और वो एक्स सर्विसमैन था। अच्छा। तो उसने बोला मैं सब जानता हूँ इधर के रास्ते, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था इधर, मैं आपको सेफली पहुंचा दूंगा। अच्छा। और उसने कैसे, मतलब मेरे ख्याल से, मुझे अभी भी याद है, अगर करेक्टली मुझे याद है, कम से कम 7 घंटे हमको लगे स्ट्रेच ऑफ 6-7 किलोमीटर क्रॉस करने में। इतना कर्फ्यू, क्योंकि कर्फ्यू था और जगह जगह पे चेकिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा आर्मी की। तो वो स्ट्रेच हमने जब क्रॉस किया तब जाके स्पीड बढ़ गई। मिलिटेंटों ने अटैक भी किया हमारे ऊपर। तो बाद में हुआ, वो जब सिटी जोन से हम निकल गए, लेकिन सिटी में निकलने के लिए हमको बहुत टाइम लगा। तो तभी जब भी आप लोग वहां से यहाँ आए, जम्मू आए पहले, तो जम्मू में कोई लोग टेंट में भी रहते थे? बहुत सारे, कोई लोग नहीं, मैक्सिमम लोग तो टेंट्स में ही रहे। अच्छा।
क्योंकि सबों के रिश्तेदार नहीं थे वहां, या सबों का अपना घर नहीं था वहां। जो मतलब जिनके रिश्तेदार थे और जिन्होंने अलाउ किया, सी एवरी रिश्तेदार विल नॉट अलाउ। तो और बहुत सारे आए थे, किसका एक रिश्तेदार है उसके तो बहुत सारे फैमिली है, तो कितने फैमिलियों को वो एडजस्ट करता, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ क्वार्टर रखे थे। और स्कूल की बिल्डिंग वगैरह खाली रखी थी, वहां रहते थे। अरे वो उन दिनों तो मुझे अभी भी याद है कि वहां पे ऐसी सिचुएशन हुई थी अलका जी, जिन लोगों के पास कच्चे मकान थे उनका ऊपर जो उसको वहां पे टेरेस को कोठा बोलते हैं। अच्छा। कोठा खाली होता था, वो भी किराए पे दे दिया, क्योंकि वो माइग्रेंट लोग वो बेचारे कहीं पर भी रहेंगे ना। गाय पालते थे, उन्होंने गाय को निकाल के ऐसी सिचुएशंस में रहे लोग, क्योंकि देयर वाज नो अदर वे। तो तभी का कुछ इंसिडेंट्स में आपको ये एक्च्युअली मैं फिर से याद दिलाना ठीक नाहीये, पण तेव्हा जसं काही आठवतं का की त्याला तुम्हाला कुठल्या हिंसाचाराला, कुठली भीती, असं काय काय झालं होतं, असं म्हणजे काही आठवतं का की कुठे तुमच्यावर कधी त्यांनी दबाव टाकला म्हणा, काही तुम्हाला मारझोड करत असतील म्हणा, किंवा तुमच्या लोकांना कोणाला पळून द्यायचं काही काम करत असतील, किंवा तुम्हाला काही धाक दाखवत असतील बंधू, असं काही एखादं असं काही आठवत आहे काही? वो तो जम्मू में नहीं था, वो श्रीनगर। वही श्रीनगर की बातें बोल रही हूँ। जम्मू में तो मैंने खुद जो प्रोसेशन था एक, उसमें आई सॉ पीपल विद AK-47 राइफल्स। वो मैंने खुद देखा है। वो उस दिन का इट वाज 31 नहीं था, 30 दिसंबर का प्रोसेशन था, जो सबसे लंबा। दैट प्रोसेशन वाज गोइंग फ्रॉम एक कॉर्नर ऑफ द सिटी टू UN ऑफिस तक उनको ले जाना था। और पूरे वो बोल रहे थे कफन बांधे हुए मिलिटेंट्स जो थे, उनको मिलिटेंट्स को वो बोलते थे, दे यूज्ड टू कॉल देम एज मुजाहिद लोग हैं। मुजाहिद ने वो पहन के रखा था और ओपनली दे वर विद AK-47। वो तो हमने डायरेक्टली देखा। लेकिन आप वहाँ कश्मीर में और हमसे बुलवाते थे, हम क्या चाहते? आजादी। अच्छा। अगर हम चल रहे होते तो क्या चाहते? आजादी। हमें बोलना पड़ता था, नहीं तो उधर ही मारना था। लेकिन मैंने वही सुना था कि वहाँ अगर आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे, आप जहाँ काम करते थे, तो वहाँ के लोग भी कभी वो जो कश्मीर किसी को लेके जाते थे, ट्रेनिंग देते थे, या ऐसे कुछ आपके कोई फ्रेंड्स गए होंगे ट्रेनिंग के लिए, जो दहशतवादी, आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्यांना दहशतवादी ट्रेनिंग, आतंकवादीचं ट्रेनिंग देणं। यस मेरा जो यू कैन से जो मेरे शॉप में काम करता था, जो मेरे अंडर में काम करता था, लड़का है, तो वो लड़का सडनली एक दिन छुट्टी पे 2 दिन गया, तो मैं किसी को बोला वो क्यों नहीं आ रहा है ड्यूटी पे, बोला साहब पता नहीं, वो उसका कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने मालूम ही नहीं मतलब नहीं, शायद आएगा सर, 1-2 दिन में आएगा। तो ऑलमोस्ट 1 वीक झालं ते ड्युटी रिपोर्ट नाही केलं। काय झालं तो नंतर किसी ने मुझे बोला कि सर वो तो ट्रेनिंग पे गया है उधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो मैं बोला क्या बकवास करता है, उसकी फैमिली है इधर, ही वाज मैरिड, 2 बच्चे थे उसके। तो बोला नहीं साहब मैंने सुना है, पक्की खबर है। तो जब हम माइग्रेट होके जम्मू में आए, तो जम्मू में मैं एक बार टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, उसपे वो हाफिज सईद का लेक्चर सुना रहे थे। अच्छा। तो उस डायस पे ये मिस्टर मूसा मीर करके था। अच्छा। मिस्टर मूसा मीर वहां बैठा था। क्या स्टाइल में बैठा था उधर। वो अभी वापस नहीं आया है। अच्छा। क्योंकि मैंने बात किया अपने कलीग से, जो मुस्लिम से बात होती रहती है ना, जैसे वो आया नहीं है वापस। अच्छा, तो मीन्स उनके फैमिली से बात होती होगी, तो उन लोग कुछ भी नहीं बोलते थे आपको उनके बारे में? नो। और आप लोग तो इकट्ठा सब त्योहार करते थे, तभी भी आपको ऐसे नहीं मालूम था कि उन लोग और कुछ सोच के आपसे बिहेव कर रहे हैं क्या? अब मैं आपको बताऊंगा। सी बेसिक रीजन यही था कि हमको निकालने का रीजन क्या था, कि उनको पता था हम सब कुछ जानते हैं, उनकी भाषा जानते हैं, उनके बच्चों को जानते हैं, उनके लड़कों को जानते हैं। अगर मैं सपोज आपका नेबर हूं, अगर मुझे दिखेगा नहीं, सपोज मुश्ताक आज पिछले 3 दिन से नहीं है,
तो मेरे माइंड में डेवलप हो जाएगा थोड़ा डर डेवलप हो जाएगा। डर नहीं, मतलब थोड़ा क्या कर रहा है, शंका। शंका येणार। हाँ, हम्म, तो वो चीज निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि इट इज बेटर वी पुल देम आउट, अच्छा, क्योंकि इनको तो सब पता चल जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप हो जाएगा। तो उन्होंने फर्स्ट हमारा सफाई कर दिया, तुम लोग यहाँ से निकल और जाओ। रात को ना वो मस्जिद में मीटिंग करते रहे बहुत चलता। ओह, और फिर इतनी जोर जोर से अनाउंसमेंट करते थे, यहाँ से भागो। तो वही ये सब इंसिडेंट से आप लोगों को डर तो रखता होगा कि वह अभी आगे अपना क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, ऐसे कभी आपने सोचा अलका नहीं? जी, आप मुझे एक चीज बताओ, आप सोए हैं सुबह 4 बजे रात के, सुबह अजान हो गई, अजान के बाद आपको बोलेंगे कि जो कश्मीर के गद्दार हैं, जो काफिर लोग हैं, यहाँ से निकल जाओ, हिंदुस्तानी कुत्ते यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बेबकरियों की तरह मारे जाएंगे। तो आप सो या सकेंगे इस्लाम क्या? कबूल करो। ओह, अच्छा अच्छा। या आप सो सकेंगे क्या? तो वहाँ के मुस्लिम लोगों का भी था कि कश्मीर हमारा है और नो डाऊट म्हणजे ते जे दहशतवादी येतील, आतंकवादी, त्यांना तर पाहिजे होतं काश्मीर त्यांचं आहे म्हणून, म्हणजे नॅचरली त्यांचं असं प्लॅनिंगच होतं, पण ते मुस्लिम सुद्धा त्यांना मिळालेले होते तुमच्याशी पण गोड. Yes. म्हणजे त्या मुस्लिमांचं असं म्हणणंही होतं की नाही, हे फक्त नाहीतरी यांना इकडे घालवायचं आणि काश्मीर आपलंच राहणार. म्हणजे अजूनही तिकडचे मुस्लिम त्यांच्याच बरोबर राहणार आणि त्यांचेच आहेत, Yes. असं तुम्हाला आजही वाटतं? हाँ हाँ, yes. अच्छा अच्छा अच्छा, बरोबर आहे, बरोबर. वो तो बोलते ही थे आजाद कश्मीर है, उसको कश्मीर नहीं बोलते थे, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, अच्छा अच्छा. तो वहां जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त वहां आपने मनाया कभी? मनाने देते तब ना। मनाने का मतलब सी यू कैन से, वो होता है ना एक क्या बोलूं मैं उसको, 15 अगस्त नाम के लिए मनाते थे। अच्छा. इट वॉज नॉट जो फैन फेयर यहाँ इंडिपेंडेंस डे के दिन होता है, मतलब आदमियों में जो, और सबसे पहले बड़ी बात, सुबह मेरे सोसाइटी में 6 बजे एकदम से गाने बजते हैं आजादी के, वहां कौन बजाने देगा? वहां उस दिन घर से निकलते ही नहीं थे, वहां पता घर नहीं से क्या निकलते होगा, आज कहाँ आग लगेगी और कहाँ पथराव होगा। तो मैं जैसे कभी अपने प्रोग्राम भी वहां पे मनाने 15 अगस्त को ही आप गए और सडनली आपको आना पड़ा और ऐसे? आर्मी अलर्ट रहती थी उस दिन, 15 अगस्त और 26। मैं अलगा जी आपको बोलूंगा, मुझे अभी भी याद है जब हम 7th 8th 9th 10th में पढ़ते थे, जब हमारा किसी वक्त 15th, जब मिलिटेंसी नहीं थी, 15th अगस्त को हमको जाना होता था स्टेडियम में, कुछ अपने स्कूल की तरफ से परेड वरेड में। तो मेरे लाइफ में वो परेड किसी दिन पूरी नहीं होगी, वो आधी ही हुई। कुछ न कुछ हंगामा जरूरी होता है, क्योंकि उनको प्रूव करके देना है कि ये इलाका जो है वो हमारा है। आपने शायद मालूम होगा 83 में जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया की कश्मीर में वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलने आ गई, वनडे मैच। तो उस मैच में जो प्रो पाकिस्तानी लोग थे वो घुस गए विकेट पे, जब एक ब्रेक होता है ना लंच का, उस टाइम, और उन्होंने वो वहां विकेट डिगिंग किया। वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद तमाशा देख रहे थे वो पुलिस वाले, कोई कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने दे डिड इट इन द डे टाइम, और बाद में भी हमको लगता था अरे कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन बाद में फिर जब न्यूज आने लगा कि अब गोलियां चल रही है, वो अरे वो सिर्फ उनको गोली चलानी नहीं आती, वो टायर पे मार रहे हैं, वो उस पे ऐसे लग रहे हैं, पैसे ऐसे लग रहा है। बाद में जब कोल्ड ब्लडेड मर्डर सामने होने लगे, दे शॉट पीपल ऑन द हेड, तो बाद में पता हमको चला कि नहीं बाबा, थिंग्स आर मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल। इतने वर्स्ट कंडीशंस में उन्होंने इतने गलत तरीके से यंग बच्चों को मारा, यंग, और मारा कैसे, ब्लड सक करके ऐसे काटते थे, मतलब बहुत बुरी तरह से मारते थे। तो इसमें वो जो कश्मीरी फाइल्स, वो जो पिक्चर बताया था, वो सब सही है या? बिल्कुल 100%, बल्कि कुछ दिखाया नहीं। अच्छा, कम ही बताया? हाँ बिल्कुल, वो तो एक छोटा सा चीज है। अच्छा,
अच्छा इससे- मैंने पर्टिकुलरली, मुझे याद है उस दिन मैं जब सिस्टर के घर से निकल रहा था, शी वॉज स्टेइंग इन द मतलब जो मेन सिटी थी उधर उसके मतलब ससुराल थे, तो मैं उसके घर गया था। उसके घर से निकलने के बाद जो मैंने सिचुएशन वहां देखी, जब उसको मारा एक कश्मीरी पंडित को, तो वो एक वहां पे एक मिल्क सेलर थी वो लेडी, वो पानी लेके आ गई क्योंकि उसको गोली लगी थी। जिसने मारा था ना वो वहीं पे खड़ा था। अच्छा उसने ही हिट दैट पानी का गिलास। ओ बोला किसने बोला आपको इसको पानी देने के लिए? तो फेंक दिया एंड उसके ऊपर मूत दिया बाहर। He just pissed on it. हॉरिबल हॉरिबल। आप ऐसे कंडीशन में रह सकते हो क्या? नेचुरली तो तभी आपका पढ़ाई भी तो वही हो रही थी, तो क्या नहीं, आपको तब तक मेरी पढ़ाई हो चुकी थी उस टाइम। अच्छा। जब ये चीज था उस टाइम में आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय सर्विस। ओह अच्छा। तो आप जब भी वहां से बॉम्बे आ गए तो आपको बॉम्बे में कैसे फेस करना पड़ा, क्या एग्जैक्टली? और इट वाज वो उस ट्रॉमा से ज्यादा खतरनाक ये था। अच्छा क्योंकि ये लाइफ बहुत हमारी डिफिकल्ट है। मैं जब आया, जब मेरी एडजस्टमेंट हो गई यहाँ, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहे। मतलब ऐसा सिचुएशन बॉम्बे मैंने लाइफ में नहीं सोचा था। मैं आऊंगा और नौकरी के लिए आऊंगा। नेचुरल। तो फिर अपने कलीग से पूछ के कि क्या करेंगे, मतलब वो बेचारे सोचते थे अरे यार बेचारा ये तो दुखी आदमी है, कुछ हेल्प करेंगे। तो वो बोलते थे आज फलानी जगह पे, अरे बोरीवली में घर है एक, लेकिन उधर 25,000 वो डिपॉजिट है। 1990 में 25,000 डिपॉजिट कहाँ से मिला? मेरे पास 25 पैसे नहीं था जेब में। तो समहाउ कुछ नाला सुपारा में हमने किसी के थ्रू करवाया। एक वो बंदा था, उसने बेचारे ने करवाया। उसने 5,000 रुपया डिपॉजिट लिया हमसे। अच्छा सिर्फ 5,000 रुपया, और मेरे ख्याल से 1500 2,000 रुपया रेंट लिया। तो हमने वो लाइफ स्टार्ट किया वहां पे। वो लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट थी। आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम दैट प्लेस टू ग्रांट रोड में मेरा ऑफिस था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम वहां गए ना, मैंने इनको बोला हमें तो मुसलमानों ने छोड़ा वहां, यहाँ हमें चीते और शेर नहीं छेड़े। अच्छा इतना वो था वहां, ना सड़क थी, कुछ भी नहीं था वहां। और वहाँ इतने बड़े बड़े घर में आप रह रहे थे, और पानी 15 मिनट आता था। वो बहुत ही हॉरिबल था कि जहाँ जिनको 24 घंटा पानी की आदत है, और वो भी गर्मी इतनी आके बहुत ही ज्यादा सिचुएशन में भी आई रिमेम्बर मिस्टर जादव, मिस्टर भाव सर, अच्छा और ऑफ कोर्स क्या नाम था उसका, मिस्टर वर्तक। ये 2-3 जनों ने ना तो हमारा लाइफ रियली, उन्होंने हमको हिम्मत दे दिया। अच्छा। नहीं तो हम नहीं रह पाते, और पूरे से डिप्रेस हुए होंगे कि हाँ। और बच्चे लोगों को भी वहां मीन्स रहने की बराबर जगह नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े घर में रह गए और इतने पाणी मुबलक था, सगळं चांगलं होतं तिकडे, आणि ते सगळं सोडायचं आणि सडनली एका छोट्या घरामध्ये राहायचं, मुलांवर काय परिणाम झाला असेल? मैं आज भी आप कह रहा हूँ अलका जी, जो उस टाइम उन्होंने हमको मॉरल बूस्टर जो दिया उन्होंने कि आप रहो, हम आपके साथ हैं। तो हम किराए पे रह रहे थे। उन्होंने इनको बोला आप क्या करते हो दिन में, आप ट्यूशन स्टार्ट करो। अच्छा, उन्होंने अपने बच्चे स्टार्ट किए लाना। ओ तो आप देखो, मतलब ठीक है, इसने अपने एफर्ट्स लगाए बाद में कि 2 बच्चे से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से ऐसा सिचुएशन आ गया कि इसको 5 मिनट बैठने को टाइम नहीं थी। बट दैट वाज अ नीड फॉर अस, क्योंकि वी वर फाइनेंशियली टोटली डाउन, वी वर जीरो। तो हमने वैसा लाइफ फिर स्टार्ट किया। और वही मिस्टर जादव की वाइफ ने एक 2 बेडरूम हॉल वहां बेचना था एक को। ही वांटेड मनी विद इन 1 मंथ। तो वो बोल रहा था मैं कंसेशन में दे दूंगा, मैं कम से कम 25,000 कम करूंगा, लेकिन 1 महीने के अंदर मेरे को पेमेंट चाहिए। क्योंकि उसको जो जहां खरीदना था
उसको पैसे देने थे। तो उस मिस्टर जादव ने अपने जेब से 5,000 रुपए उसको एडवांस दिया। Can you लेकिन believe बोला it? नहीं, मैं इधर छोड़ने नहीं दूंगा। मैं नहीं छोड़ने दूंगा, आपको लेना है। अच्छा, मैं तो उसको उनकी हिम्मत की वजह से आपने वो अरे लोन मैं पे उन्होंने ही दिलवाया। सही सही अरे मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। सही. माणुसकी नाही करणार. जिवंत होती Yes. त्यावेळेला खरं तर. पण मला मगाशी आपलं बोलताना असं जाणवलं की तुम्ही ज्यावेळेला इकडे आले, मुंबईमध्ये आले, त्यावेळेला तुम्हाला गॅस आणि असं त्याची सोय कशी झाली? म्हणजे कारण काहीच नव्हतं तुमच्याकडे, तुम्ही सडनली आले, मग सगळं वेल सेटल रूम मध्ये तुम्ही आले? नो वेल सेटल कौन सा रूम था? अच्छा. वो जिस रूम में गए थे हम, वहां पे गैस सिलेंडर कॉर्नर में था। अच्छा. तो इसको मैंने बोला अगर हम ये यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? वी हैड एक छोटा सिंगल चूल्हा था हमारे पास, स्टोव था। हाँ, और खाली था, अच्छा, वो भरा हुआ नहीं था, लेकिन पता हमको नहीं लगा भगवान कि इसमें का- है थोड़ा। और फिर मैंने जो एक ऑफिस का बंदा था, नेक्स्ट डे उसने मुझे रेगुलेटर दे दिया। अच्छा. बोला अगर आपको वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, ये ले लो रेगुलेटर। तो रेगुलेटर भी लाया, तो हमने देखा वो फिट हो गया। लेकिन लगाया कैसे उसको? उल्टा खड़ा हाँ, रखने के तो उल्टा चल ही रखे। नहीं रहा था, ओह। फिर उल्टा रखा, जैसे तैसे हमने उसको 2 दिन निभाया। ओ, अच्छा. तो फाइनली व्हाट हैपेंड वाज कि मतलब मैं सोच रहा था यार ये तो, लेकिन इससे होगा नहीं कुछ, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा गैस लाने के लिए। तो किसी ने अपनी रेफरेंस देके हमको सिलेंडर तीसरे चौथे दिन हमको रिप्लेसमेंट दे दिया। तो फिर आई वेंट टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हेड ऑफिस में मैं गया। अच्छा, अच्छा. तो मैंने उनको बोला मेरे को ऐसे ऐसे, मैं सोचा जाने में क्या हर्ज है। हाँ. तो उसके मैनेजर ने मेरे को बहुत वेलकम किया, आप ओह। आ जाओ अंदर। ओ, अच्छा. तो बिठाया मेरे को, बोला आप कहाँ काम करते हो? मैं बोला ऐसे ऐसे एजेंट है। तो उसने बोला हमको गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे उनको बिना किसी झिझक के आप कनेक्शन दे दो गैस। अच्छा, अच्छा. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उस दिन मेरे ख्याल से फ्राइडे था, उन्होंने बोला ट्यूसडे को आ जाओ। अच्छा. मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे उन्होंने मुझे बोला ट्यूसडे को, वो क्या करने में जाऊंगा उधर, वो देंगे नहीं क्या, कुछ प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। तो बोला आप जाके तो देख लो। जब मैं गया वहां, तो वो बेचारा, वो उसका जो असिस्टेंट था मैनेजर का, उसने मुझे अंदर बुलाया। आओ। अंदर गया तो ही हैंडेड ओवर विद अलॉटमेंट लेटर। वाह. तो बोला आप कहाँ रहते हो? उनको मैंने रेजिडेंशियल एड्रेस दिया था ना, मैं नाला सुपारा में रहता हूँ। उन दिनों विरार में होता था उसका डिपो। अच्छा. तो एक सिलेंडर दे दिया मुझे, तो मैंने रेगुलराइज किया। फिर दूसरा एक हमारा फ्रेंड मिला, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ही था, उसने मेरे को एडिशनल सिलेंडर भी दिया। तो मतलब लाइफ स्टार्टेड लाइक दैट। लेकिन वो कुछ मिस्टर- इंसिडेंट्स भी हुआ रहेगा ना कि वो मिलने तक आपको सडनली तो नहीं मिला। नहीं। तो मेरे ख्याल से मैडम को भी बोले थे कि आप खाली दही पे रहते थे। हाँ, क्योंकि फ्रिज नहीं था, अच्छा. और सब सब्जी- गर्मी, यहाँ सब्जी हमें इतनी अक्टूबर में- गर्मी की तो आदत नहीं थी। नेचुरली फिजिकली प्रॉब्लम तो बहुत हुआ रहेगा। बहुत। जो सुबह आप सब्जी बनाएंगे हाँ. उतनी हीट में, वो शाम तक तो रहेगा ही नहीं। नहीं. बिना पूछे मैं उसको बोलता था मैं दही के साथ खाऊंगा बस। हो. और बच्चे लोग पे तो बहुत असर हुआ रहेगा। बच्चों ने क्या बहुत किया? बहुत ज्यादा उनको बच्चे तो लोग आदत ही नहीं रहेगी ना ऐसे इसमें रहने की। यू कैन, आई विल टेल यू एन इंसिडेंट। एक्चुअली आपने टॉपिक छेड़ा। आई हैड अ सन ऑल्सो अच्छा. हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, ओके. so let's not हम्म, discuss that topic. But he was the person who told me, डैडी हम गरीब हो गए, अच्छा. हमारे बच्चों पास सोने के लिए ओह। बेड नहीं। बेड भी नहीं है। अच्छा. तो उस पर मैंने मतलब ना, आई टुक इट एज ए चैलेंज कि इस बच्चे को समझ गया कि हम डिफिकल्टी में हैं, तो मुझे बेड लाना चाहिए। द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड गेटिंग ए बेड। और मैंने बेड बनवाया, लाया, उसको बोला आप देखो आप गरीब नहीं है, बेड लगा। उसके बाद वो मिस्टर वर्तक ने मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे फ्रिज दिलाया। अच्छा. उसके बाद उसने टीवी दिलाया। ओह. आई वॉज पेइंग ऑफ माई ओन, बट ही at least, yeah. ही गॉट द वेज टू सपोर्ट दैट. आप मुझे बताइए, जैसे मतलब उन दिनों मुझको कौन, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मी, Yeah. क्योंकि मेरे को जानता ही नहीं था कोई। सही. मैं एक सोट से एक
ये था। एडमिशन भी उसी ने हमें दिलवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों को हाँ, स्कूल में, Yes. स्कूल बच्चों में। को स्कूल में, वो भी अच्छे स्कूल में, लेकिन तभी सेंट एलोयसियस में। एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है, तभी आपको हेल्प किसने की बाला यहाँ साहब। सेटल होने? अच्छा। वो नहीं, बाला साहब के उन दिनों तो बाला साहब की गवर्नमेंट नहीं थी जब हम आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे उनके बच्चों को ऑन एफिडेविट एडमिशन देना चाहिए। अच्छा। जिस क्लास में वो बोलेंगे वो है तो उनको देना चाहिए। माई डॉटर शी वॉज 2.5 years old, उसको तो यहाँ ही उसने यहीं से स्टार्ट किया। शी इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर कश्मीरी, वो कश्मीरी बोल नहीं पाती है। तो क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ आई, शी स्पीक्स बेटर मराठी, लेकिन हिंदी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, लेकिन कश्मीरी नहीं आता उसको। तो उसने नर्सरी उसने यहाँ से स्टार्ट की। एंड आई थिंक माई सन वॉज एडमिटेड टू सेकंड, ही वॉज इन सेकंड स्टँडर्ड। येस, त्यावेळेला भले तुमचं जीवन नॅचरली डिस्टर्ब झालेलं असेल, मग तुमचा सपोर्ट किंवा कधी कधी जुन्या आठवणी तुमच्या येत असतील, काही काही इन्सिडेंट असं काही घडलं असेल काही, की त्या जुन्या आठवणी आपण तिकडे असतो तर असं केलं असतं, आज आपण इकडे आहोत आणि हे सगळं अजूनही आठवत आप बिलीव करेंगे, हाँ। मैंने कितनी बार इसको भी पता नहीं रखता था, मैं मतलब खिड़की के बाहर से ना, मतलब पहले थोड़ा सा रोता था और साफ करता था अंदर। वो सिचुएशन ही ऐसी थी। नेचुरली अगर मैं बच्चों के सामने ऐसा करता तो दैट वुड हैव बैड इम्पैक्ट ना। तो हम वो चीज वो अभी भी साथ आता है। अभी भी साथ है, वही तो तभी का याद ज्यादा हो गए जब हम आके आए ना, नालासोपारा में आए, बैठे शाम को बहुत रो रहे। मैंने बोला क्या, क्यों, क्या हुआ? बोला हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए और हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। माय गुडनेस, वो सिचुएशन क्या होगी मैं सोच के भी। कपड़ा चेंज करने के लिए नहीं था, बच्चों के पास कुछ नहीं था, मतलब जिन बच्चों को आदत थी वहां आदत थी रहने की, क्योंकि वहां अपना घर था, सब कुछ था। सबसे ज्यादा हमें गर्मी ने परेशान किया, क्योंकि हमें तो उतना आदत नहीं थी गर्मी की, और बीमारी ने तंग किया, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं थी गर्मी में, तो हम तो बीमार पड़ते रहते थे। बहुत आके बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन हाँ परमात्मा। मैं तो रेडी था कि मैं सोच रहा था कि आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि मेरे को बैंगलोर में एडजस्ट करो, क्योंकि वहां थोड़ा टेम्परेचर ठीक था। तो लेकिन बाद में बच्चे स्कूल में एडजस्ट हो गए थे, उन्होंने नहीं माना। सो आई सेड ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो फॉर मी इट्स ओके। और अब क्या मतलब 2 साल के बाद ही कोई मुझे बोलता ना कि बॉम्बे से वापस बाहर निकलो, मैं रेडी नहीं था फिर। अच्छा, इतने एडजस्ट हो गए, इतने एडजस्ट हो गए। अभी भी वहां की यादें अभी भी ताजा है, हर एक दिन अभी भी आपको याद है कि वो टाइम कैसे था, हम लोग यहाँ आ गए हैं और अभी अपने को यही जीना है, यही सब कुछ अपना है। वो याद निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का और वहाँ के रहने में बहुत फर्क है। अच्छा। वहाँ दरवाजे खुले रहते थे, यहाँ तो बंद, खिड़कियां बंद, ग्रिल लगता था जैसे सेंट्रल जेल में है। वो सबसे ज्यादा ये है। यहाँ पे वही सिस्टम है ना, और एक दूसरे की पता नहीं, बाजू वाला रहता है, पता ही नहीं क्या हुआ। वहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता तो सारे अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे सब जमा हो मुस्लिम हो जाते थे। या हाँ, आपके हिंदू हो, सब लोग इकट्ठा के एक दूसरे को हेल्प करते थे, मिलते थे। यहाँ तो पता ही नहीं होता ये शादी चल रही है कि भगवान करे कोई बीमार तो नहीं, इनके कुछ पता नहीं चलता। वहाँ का ऐसा नहीं था। अच्छा। तो अभी भी ऐसे लगता है कि अगर वहाँ का सिचुएशन और वहाँ का रहना, वहाँ का लोगों से एक दूसरे को जो मिलना, वो यहाँ आपको लगता बहुत नहीं मिस है? कर रहा है। नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं आप। बहुत। अच्छा, यू कैन से कि जो मतलब वो छोटी जगहों पे जो वो लाइफ स्टाइल डिफरेंट है ना। अभी भी आप अगर अपने गांव जाएंगे तो थोड़ा एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, वही वहां पे भी था कि वहां पे थोड़ा डिफरेंस था। और अपने नेटिव प्लेस है तो नेचुरली, और लोग तो कहाँ से आते हैं कश्मीर देखने के लिए, और देखने के लिए। हम तो प्रॉपर कश्मीरी ही थे, वहां के ही थे। आज हम जाते हैं एज अ टूरिस्ट, वो बोलते ही है एज अ टूरिस्ट, हमें वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं।
आप कभी फिर से वहां गए थे क्या? हाँ। आपको अपना घर हाँ, देके क्या होता है? माइग्रेशन के बाद मैं 23 साल के बाद पहली बार गया। अच्छा। दैट वाज इन 2013। हम्म 2013 में गए हम्म क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था यू जस्ट टेक हर टू सम गुड प्लेस, कश्मीर घुमा के ले आओ। घुमा के। तो हम 2013 में वहां उस टाइम मेरे ख्याल से 12-13 दिन के लिए गए थे। तो पहले तो हम इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। अच्छा। एक तो शी वॉज नॉट वेल, नंबर 1। दूसरा वहां का वो साइकोलॉजिकल डायट। साइकोलॉजिकल। लेकिन क्या हुआ, हम जिस होटल में थे वहां पे मेरा मुस्लिम फ्रेंड है एक, आई डोंट नो आपको देखा भी होगा कभी, यहाँ पे आए भी हैं बहुत बार। तो वो मुझे बहन मानता है। अच्छा। वो ऐसे भी लोग होटल हैं, आ गए, ऐसे हाँ, नहीं अच्छे। था। हाँ। उसने हमको होटल से सामान निकाला, वो डायरेक्ट अपने घर में देके गए। ओह। फॉर ऑल द 10 days वी स्टेड इन हिज ओके। जहां पर भी हमको जाना होता था, हमने 12 दिन के लिए उसी ने गाड़ी अरेंज की थी और हमको अकेले कहीं नहीं जाने दिया। ओह। उसको भी मालूम था वो अच्छा। यहाँ बहुत चाहे गड़बड़ चल रहा है, ये डर जाए। गुलमर्ग हो, हम्म पहलगांव हो, चाहे वो जो हमारे वहां पे जो टेम्पल्स वगैरह जो हमने सारे देखे, हाँ इवन टेम्पल में भी वो साथ आया अंदर तक। ओह। अच्छा। अकेले लेकिन नहीं आपके जाने दिया। टेम्पल में भी मुसलमान थे। अच्छा। इस टेम्पल में अलाउड ही नहीं था मुस्लिमों को, वहाँ वो टेम्पल में वहाँ अंदर लेकिन बैठे थे। खुद का घर जगह अगर आपने देखा होगा तो क्या? खुद का घर भी उसको लेके मैं साथ गया वहां। वही तो। वहाँ रह रहे हैं लोग। वहां रह रहे हैं लोग, ओह। फर्स्ट क्लास एकदम पैलेशियल हाउस। बाप रे। सब यादें ताजा हुई हो रहेगी कि हम लोग क्या था अपना ये मैं घर। पहचाना ही नहीं उस एरिया को, क्योंकि 23 साल के बाद गया था मैं। नेचुरल। आज वो टोटली डिफरेंट एरिया बन गया है। और उस टाइम जब हम गए थे, मतलब वो एरिया अभी डेवलप हो रहा था, तो अब तो वो इट इज सुपर डेवलप। अच्छा। आप इमेजिन ही नहीं करेंगे। और बस वही है कि हमको दिमाग में याद रखना है कि यार ये हमारा रेजिडेंशियल प्लेस था। बस that's it। तो अभी ये सब चल रहा है कि लव जिहाद और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, कोई कोई जगह में तो बहुत ही ये सब चल रहा है, मुस्लिम लोग अत्याचार करते हैं। तो ये तभी भी था वहां आपके, आप जब भी कश्मीर में थे तभी? इट वॉज पहले नहीं था, लेकिन अभी इस माइग्रेशन ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया इनका, ये मिलिटेंसी, उससे पहले स्टार्ट हुआ था। अच्छा। कोई मालूम है कोई किससे एक हुआ मुझे था? लाइव इंसिडेंट्स याद है कि हमारे HMT फैक्ट्री में ही एक लड़का लड़की वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे। वो देवर अपॉइंटेड एट डिफरेंट कंपनी, तो हमारे यहाँ वर्कशॉप ट्रेनिंग के लिए आए। तो वो लड़की जो थी वो शी वॉज अ कश्मीरी पंडित, बिलोंगिंग टू अ वेरी वेरी रॉयल फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली। उसका फादर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स था इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां। अच्छा। और वो लड़का जो था वो भी किसी अच्छे बाप का लड़का था। अच्छा। तो उन दोनों का शादी हुआ और हमने सोचा शादी हो गया, ठीक है, शी मस्ट नॉट हैव चेंज हर नेम या कुछ ऐसा। लेकिन 5-6 दिन के बाद पता चला कि वो तो पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से उसने वो जो पहनते हैं ना वो, शी हैज ऑटोमेटिकली बिकम मुस्लिम। नाम भी चेंज किया था उसने। विद इन 7 days उसका नाम चेंज हो गया था सारा। तो उस टाइम इट वाज पीक ऑफ मिलिटेंसी, पीक पे पहुंची थी। और मैंने सुना था कि उसके घर में जब रिसेप्शन हुआ था, रिसेप्शन में कहते हैं कि जो टॉप जो बाद में ये बन गए थे मिलिटेंट कमांडर्स वगैरह, जो एक्चुअल गन फाइटर्स थे, उनके सारे जो सोटो से सरपरस्त थे, सरपरस्त जो उनके बॉसेस थे, वो उस शादी में देवर दे, जिनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के साथ। माय गुडनेस। और उससे ये लड़की को पता ही भी नहीं था, बस नहीं पता क्या था। हुआ शादी अभी गई वो, शी इज टोटली, अभी वो घर वालों ने उसको फिर पूछा ही नहीं। उसके फादर ने टोटली मतलब पेपर में आया था वो फिर हो कि मेरे सारे रिश्ते
नहीं है, अभी कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ। लेकिन अभी भी कोई महिला ऐसे लड़कियां मुस्लिम से शादी करती है और फिर उनको कंपलसरी उन लोग बोलते हैं कि नहीं आप पाकिस्तानी हो जाओ या मैं मुस्लिम आपको हो जाओ। एक चीज बताऊंगा अलका जी, मैं 2013 में तो उतना गौर से मैं देखा नहीं वहां, फिर हम 2016 में फिर गए। उस टाइम तो टोटली बंद था क्योंकि वो दैट फेलो हैड डाइड, बुरहान वानी मारा था उसको इंडियन फोर्सेस ने। उस टाइम गया था मैं क्योंकि वो मेरा जो फ्रेंड है उसकी डॉटर की मैरिज थी। अच्छा एंड ये टोल्ड अस कि जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक वो घर से नहीं निकले। अच्छा ये कंडीशन था। अच्छा तो हमको जाना पड़ा। अच्छा तो उस टाइम भी मैंने यही सोचा था कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। इन द सेंस अगर आप देखते हैं कि अब वहां पे पहले हम देखते थे लड़के शर्ट पैंट पहनते थे, आज तो एक बंदा नहीं शर्ट पैंट पहनता है, सब वो कुर्ता और वो शराई कुर्ता और वो पजामा, सबकी दाढ़ी और ये दाढ़ी और यहाँ मूंछों के बगैर, और बाहर का घर देखो उसका छत ग्रीन। हाँ। तो ये तो चेंजेस है। इस चेंज में हम क्या अकोमोडेट कर सकते हैं? सही सही है सही। इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो एक खतरनाक चेंज है क्योंकि इतना रेडिकलाइज किया है उनको, वो पूरा उनके ठूसे में भर गया है, मतलब कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो विश्व हिंदू सम्मेलन चल रहा है सभी यहाँ जगहों में, हिंदू लोग जगो, तो ये सब होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना होगा उतना लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सही बात। कि मतलब ये धर्मांतरण क्या होता है। आप देखो कितने अच्छी अच्छी घरों की लड़कियां, बेचारी इनोसेंट लड़कियों को ऐसे फुसला के बहला के लेके जाते हैं। आई डोंट नो, मैं मतलब एक शॉक हो गया था मुझे कि मेरे यहाँ जहां मैं काम करता हूँ तो मैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, तो मैंने एक लड़के का इंटरव्यू ले लिया। हमको एक फैसिलिटी ऑफिसर की जरूरत है, उसका इंटरव्यू ले लिया मैंने। वो मुसलमान था। मैंने देखा लड़का ठीक है, वो स्मार्ट था लड़का, अच्छा था। तो मैं उसको बोला तू इतना कम सैलरी पे क्यों आएगा यहाँ? बोला साहब जहां मैं काम करता हूँ वहां सैलरी मिलता भी नहीं है टाइम पे, मेरा बच्चा है वो पढ़ रहा है 8th में है वो है। तो ठीक है, तो मैंने अपना जो वहां पे डायरेक्टर है उसको मैंने बोला साहब सब ठीक है बट इज अ मुस्लिम गाय, आप डिसाइड कर। उसने बोला मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ तकलीफ है? मैंने कहा मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, आपको ठीक है। उसके साथ वो स्टार्ट हो गया, आना स्टार्ट हो गया। तो बाद में वो 5-6 महीने के बाद बोलने लगा। तो मैंने बोला अच्छा आपका मतलब मदर केरला के है क्या? बोला नहीं साहब मेरी मदर तो महाराष्ट्र है। अच्छा, मैं बोला महाराष्ट्र मुस्लिम ना? बोला नहीं साहब महाराष्ट्र हिंदू। मैं बोला हिंदू? तो लेकिन उसने क्या मैरिज की थी क्या, लव मैरिज थी क्या? बोला हाँ साहब अभी आपस में मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ही वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट। वो बोला कि मेरे फादर ने उसको 1.5-2 साल तक बोला नहीं था कि मैं मुसलमान। माय गुडनेस, शी वॉज नॉट नोइंग कि ये मुसलमान है। म्हणजे त्यांना त्या बाईलाच माहिती नव्हतं की आपला नवरा मुस्लिम आहे। मतलब इतने सालों से पहले ये चल रहा था इनके दिमाग में, और अभी तो ये ज्यादा चल रहा है। अभी बीच में हम लोग ने सुना आईटी डिपार्टमेंट में ऐसे हुआ, कई जगह कई लड़कियों को बताते ही नहीं है और नाम हिंदू बताते हैं। उसका मतलब कि लड़कियों को अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, ज्यादा लालच वालच में नहीं आना चाहिए। उसके पास ये है उसके पास ये है, अपना दिमाग थोड़ा सा लड़ाना चाहिए। सही बात। किसके साथ दोस्ती करनी है, किस हद तक करनी है, कौन है क्या है, अच्छी तरह से पहले जांच पहचान करनी चाहिए। तो ये जो बीच में वो पहलगाम इंसिडेंस हुआ, तो क्या आपको लग रहा है कि तभी क्या उसके बारे में जब ये सुना होगा आपको तो आपकी यादें फिर से ताजा हो गई? इन्होंने जब भी हिंदुओं को मारा, वो बोलते हैं ना जख्म कुरेद के आ गए। सही है, वो जो जख्म हम थोड़ा सोचे थे कि वो भूल गए हैं, भर गया है, वो उस दिन फिर से वापस आ गया। सही बात है। लेकिन हाँ बाहर वाले
जो बाहर रहते हैं कश्मीरी जो नहीं है उनको भी मालूम पड़ा कि होता क्या है कश्मीर में। नहीं तो उनको वो बोलते थे ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम जाते हैं कश्मीर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनके साथ बीता तब उनको मालूम पड़ा कि सच में ही कुछ होता है यहाँ पर। इनोसेंट लोगों को मारा है ऐसे। और आदमी को पहले नाम पूछ के। सही है। इसके पहले तो इतना बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ था कभी। एक बार हुआ था, उन्होंने 11 लोगों को लाइन से मारा। लाइन से मारा। वो गए थे रहने के, बोला वापस, गवर्नमेंट ने बोला वापस जाओ, हम ये देंगे वो देंगे। वो गए, नहीं होगा कि कुछ तो गए, दूसरे दिन ही लाइन से मारा। पूरा मारा। लेकिन इस दिन तो यहाँ तो ज्यादा किलिंग हो गई थी, 26 जन मार गए। बहुत वेरी बैड। तो नेचुरली मीन्स अभी भी वहाँ ऐसे ही चल रहा है, भले 370 कलम लाओ या कुछ भी करो। आज 370 उन्होंने उठा दिया, लेकिन कोई भी वहाँ जगह लेने के लिए रेडी नहीं है। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? अगर देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर वहां पे और ज्यादा हिंदू जाएंगे तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन हिंदू वहां जाने के लिए तैयार है क्या? आप मुझे बताइए ना, पिछले 6 साल से अभी 370 नहीं है। हाउ मेनी पीपल हैव बॉट प्रॉपर्टीज देयर? शो मी वन केस। सही बात है, सही बात या है। कश्मीरी पंडित कौन कितने गए वहां? नहीं, और ये एक ऐसा कौम है जिन पे कभी भरोसा किया नहीं जा सकता है। म्हणजे मला असं वाटतं की कितीही कसंही असो, म्हणजे तुम्हाला आता हे सांगायचं की त्या लोकांवर, काश्मीरी लोकांवर अजिबात भरोसा ठेवण्यालायक नाही. बिल्कुल भी नहीं। एक्झॅक्ट. म्हणजे कितीही त्यांना म्हटलं की तुम्ही भारतीय आहात, पण आतून ते त्यांच्या बरोबरच ते भारतीय आहेच नाही. नाहीच. हाँ. नाहीच. अगदी वो बरोबर. है ही नहीं. मग मला हे इनको कितना भी दे दो तब भी इनके मुंह से निकलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ भी करो, कुछ भी करो. नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये देखो ना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था वहां, अगर वहां इंडिया पर जीत भी जाती थी तो हमारे घरों पे पत्थर मारते थे। हम्म. अगर इंडिया हार जाती थी तब भी पत्थर मारने आते थे। ओह. हाँ, क्यों? देखो पाकिस्तान ने जीत लिया है। हम्म. अगर हम उनको हराते थे, क्यों हराया हमको? दोनों तरफ से. सो इन बोथ केसेस वी वर द विक्टिम्स। नेचुरल. ऐसा सिचुएशन। तो आपको अभी मीन्स ये जो सिचुएशन चल रही है कि सभी हिंदुओं ने इकट्ठा होना चाहिए, तो क्यों ऐसा लग रहा है? उन लोग पे एक ही क्यों है उन लोग के इसमें, और हम लोग में एक ही क्यों नहीं है हिंदू में? आपको क्या लग रहा है? क्या उन लोग को पहले से पढ़ाया जाता है, या उन लोग हर दिन नमाज पढ़ते हैं करके उन लोग इकट्ठे हैं? क्या एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है? वो देखिए, आप उस चीज में उनको आपको तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो रिलीजियस एक्टिविटीज बच्चों में इनकलकेट करते हैं, उनको नमाज के लिए उन्होंने रेडी करते हैं, उनको अपना वो पहनने के लिए, टोपी रखने के लिए, दाढ़ी, वो रेडिकलाइज किया है उन्होंने पूरा। तो हम तो मतलब ठीक है, हिंदू धर्म में कोई दबाव वगैरह तो नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हमने हिंदू धर्म को पूरा अंडरस्टैंड भी नहीं किया है। अब अगर ऐसे जो सम्मेलन वगैरह आते हैं, जो चीजें बताते हैं, हमको थोड़ा अवेयरनेस आती है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये ज्यादा से ज्यादा होना ही चाहिए। ये अभी ज्यादा जागरूकता सब पे आई है कि नहीं, हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जब भी इकट्ठा होंगे, उन लोग तो नमाज पढ़ते हैं और हर दिन मिलते हैं, उन लोग, उनका हर दिन नमाज रहता है, तो नेचुरल उनके बच्चों को छोटे बच्चे तक वो नमाज पढ़ते हैं। हमारे बच्चे थोड़ी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, या सुबह उठते हैं पूजा करते नहीं। और तभी भी आपके टाइम भी ऐसे होता था? बिल्कुल, कि वहाँ पूरा वो नमाज चलता था और आपके बच्चे तो सड़कों पे बैठते थे नमाज। अच्छा, उधर कौन कह सकता है? फ्राइडे को वहाँ हर कोई सड़क बंद होती थी, ऑटो वाला ऑटो साइड में रख के नमाज उधर ही पढ़ता था, क्योंकि टाइम आ गया है। लेकिन तभी के वहाँ के औरत लोगों को, वहाँ के मुस्लिम औरत लोगों को इतना फ्रीडम था, जैसे आप अभी यहाँ देखते हैं मुस्लिम औरतों को फ्रीडम है अपने यहाँ बॉम्बे में बोलो या और कहीं अपने स्टेट में बोलो। मैं आपको अलका जी बोलूंगा कि वो फ्रीडम था उनका 84 तक। अच्छा, 84 तक मैंने देखा था कि वो मुस्लिम लेडीज भी बहुत फ्रीली चलती थी, वो ज्यादा वो बुर्का तो यूज ही नहीं करते थे। बाद में बहुत स्ट्रिक्ट हो 84 के बाद वो रेडिकलाइजेशन वहां बहुत चालू हो गया।
और वो बाद में औरतों का डेफिनेटली चेंज हो जाना, वो बुर्का लगाना या वो पहनना ऊपर से हिजाब वगैरह, ये क्या, हाँ, तो वो 84 के बाद स्टार्ट। 84 तक तो मैंने नहीं देखा। उसके बाद थिएटर बंद किए। नहीं, वो तो 90 में हो, हाँ 90 में 89 थिएटर में वगैरह बंद। 90 में वो सारे थिएटर्स वहां बंद किए थे ना। दैट वाज इन 1990। 1989 नवंबर में they gave a call to shut all those wine shops, अच्छा, जो लिकर शॉप्स है। वहाँ लिकर शॉप्स का बिजनेस जो था वो मैक्सिमम कश्मीरी पंडित्स का था, क्योंकि मुसलमान लोगों के इसमें वो शराब तो हराम है, सही, पीते लेकिन पीते ज्यादा वही थे। लेकिन कहने में शराब हराम। आप मुझे बताइए कि वहां कितने लोग थे कि आप इतना शराब पिएंगे कि वहां 4-5 दुकानें भी कम पड़ जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित कितने थे वहां, कितने, तो यही लोग तो पीने वाले थे। उन्होंने वो बंद करवाया वहां बिजनेस, ताकि तुम्हें कुछ भी इनकम का सोर्स ना हो जाए। और उनके साथ तो बहुत ज्यादती हो गया। जो वो वाइन बिजनेस वाले थे उनका तो बहुत जबरदस्त बिजनेस चलता था। तो दे वर प्रैक्टिकली ऑन रोड्स। वो मतलब उनके पास दूसरे दिन जेब में 5 पैसा नहीं था, बिकॉज सारा पैसा बैंक में अटका था या बिजनेस में रोल हुआ था, हाथ में कुछ नहीं था। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, जो स्पेशली बिजनेस क्लास। तो तभी की ये वहाँ के जो यंग जनरेशन थी, तो उनको वहाँ ज्यादा पढ़ाई में मीन्स मुस्लिम लोगों को भी, मुस्लिम जो बच्चे थे उनको स्कूल में इमीडिएटली एडमिशन मिलती होगी कहीं भी, क्योंकि नेचुरली उनका ये था, पूरा रूल्स वहां उनका चलता था। तो कश्मीरी पंडित जो आपके बच्चे थे उनको इमीडिएटली एडमिशन मिलती थी, क्या वो वहां पढ़ते थे या कहीं बाहर जाते थे? मैं आपको बताऊंगा कि उनको एडमिशन मिलता था वहां प्रोफेशनल कॉलेज। पहले तो J&K में बहुत लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था J&K स्टेट में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, और एक ही मेडिकल कॉलेज था। तो उसमें हमको 2% के हिसाब से सीट मिलता था, पॉपुलेशन रेशो। तो जो मतलब मान लीजिए अगर 70 सीटें हैं, 70 का 2% आप कश्मीरी पंडित के लिए, तो वो पहले से ही बेचारे दूसरे स्टेट्स में पढ़ते थे। महाराष्ट्र में कितने लोग पढ़ते थे। इनके ब्रदर, उसने MBBS औरंगाबाद से किया था। अच्छा, लेकिन आपके कश्मीरी पंडित भले बाहर पढ़ाई करे, आते वापस थे, वापस कश्मीर में आते थे। 90% वापस आते थे वहां नौकरी करने के लिए। क्योंकि क्या था, जो कश्मीरी पंडित थे ना, उनका एक ही सिस्टम था, पढ़ाई करो और गवर्नमेंट की नौकरी में आराम के साथ, और अपने घर में बैठ। वो नहीं जाना चाहते थे अब बाहर नहीं जाना। सो दैट वाज द काइंड ऑफ लाइफ दे वर लिविंग। क्योंकि घर में सब कुछ है, अपना मकान है, आपको EMI नहीं भर रहा है, कुछ नहीं भर रहा है, आपको जो खाना पीना है आराम से, लाइफ वाज स्मूथ फॉर एवरीवन। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए? गवर्नमेंट से मुझे एक जो सबसे ज्यादा अपेक्षा यह है कि अभी देखिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हम कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट करें। रिहैबिलिटेशन के लिए वो क्या क्या गंदे गंदे प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं कि जहलम के इस पार से उस साइड से कश्मीरी पंडित्स को रखेंगे। अरे आप उनको कंसंट्रेशन एक ही जगह पे करोगे तो एक ही जगह पे मरवाओगे क्या? कल को एक बम फोड़ेंगे तो जितने बचे हैं 1-2 लाख उनको उधर ही उड़ा देंगे। तो वो कोई आज तक सॉलिड स्कीम किसी ने नहीं निकाली। सॉरी टू से, मोदी साहब को 12 साल रूल करते हुए हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं आज भी कहता हूं, अगर बाला साहब जिंदा होते, उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान निकाला। वो तो हमेशा मुझे 1 घंटा वहां भेजो तो सारे सबों को मार के आता हूँ। वो नहीं, वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते थे, वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और उसको मतलब बाला साहब, उनको पता था कि सबसे इस टाइम आज की तारीख में जब हम वहां से आए, उनकी पढ़ाई सबसे चीप होनी चाहिए। तो हमको गवर्नमेंट रेट्स पे एडमिशन मिला बच्चों का, जिससे उनको हेल्प हो गया। सही। एंड दे गॉट वेरी गुड जॉब्स फ्रॉम मतलब, और उसमें क्या था,
बच्चे पढ़ाई में मन लगाए, जो जो अच्छे बच्चे थे वो आज तो दे आर एट वेरी गुड पोजीशन। मैं जो आज की जनरेशन है ना यार, वो कभी कश्मीर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है वहां नौकरी है नहीं। अभी आदत पड़ गई उनको अच्छी तरह रहना और नौकरियां और जिक 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 के बगैर, वहां जाएंगे तो कहाँ उनको नौकरी। वही मेरा अगला क्वेश्चन तो वही था कि आज की यंग जनरेशन को आप क्या कहेंगे, और आपकी ये जो अभी नई जनरेशन पीढ़ी है और महिला जो अभी शादी करना चाहती है, जो लेडीज अभी शादी करना चाहती है, उनको आप क्या संदेश देंगे? वो मैं आपको कहता हूँ अलका जी, वो जाएंगे नहीं वहां को। जो मतलब जो हमारे बच्चे, मुझे आप अगर थोड़ा झांसा देंगे जाने के लिए, मैं तो कुछ डिसीजन ले लूं जाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, किसी का बच्चा नहीं वो जाएगा। टूरिस्ट प्लेस है, जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए, वो रहने के लायक जगह नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सहा है। तो ये टूरिस्ट अभी भी वो टाइम इंसिडेंट जब भी हुआ पहलगाम में, तो उसके बाद भी टूरिस्ट तो जाने ही लगे थे। हाँ, तो क्या आपका तभी क्या मीन्स आपको क्या लगा था कि अभी आपने कहा कि टूरिस्ट प्लेस है, तो तभी भी लोगों ने कहा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, हुआ है, जाना चाहिए, कश्मीर देखने लायक है, देखना चाहिए। तो आपको क्या ऐसे लग रहा है कि लोगों ने थोड़ा सा, कोई बोले थे कि वहां जाना ही नहीं, पूरा हम लोग बॉयकॉट करेंगे कश्मीर को? किया था ना उस टाइम भाई, किया था, सारे लेकिन कैंसिलेशन हो गए, थोड़ी देर लेकिन इट लास्टेड फॉर हाउ मेनी, जस्ट 2-3 months, फिर से चालू हो गए। और मेरे ख्याल से आप रोक भी नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते। कैसे रोक सकते हैं बताइए? सही। और अभी वो तो वैसे गलती करते ही हैं, जो वहाँ के लोकल है वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो यही है। सही बात है, सही बात है। हर कोई होटल सारा बंद रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। बीच में ये कितना 4-5 महीने हो गए बंद रहा, तो खाने के वांदे पड़े थे। उनको एक्चुअली मैं बीच में वो हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए उधर टॉपिक से, जब आपने उसकी बात की ना, जब मैंने आपको बताया जगमोहन, वो बहुत श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर था। अच्छा, कश्मीर में? यस। और उसको उस टाइम सबसे ज्यादा क्या हुआ था, 25 जनवरी नाइट ऑफ 1990, 25 जनवरी की रात, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को था कि ये दे विल अटैक रेडियो कश्मीर, जो इसका है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वो उसमें आजाद कश्मीर को ये अनाउंस करेंगे। हाँ, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को रोकना। सही बात। और बाद में कंट्रोल करना सिचुएशन, क्योंकि अगर मैसू तरीके से लाखों लोग आ रहे हैं, आप कैसे रोकोगे? कितनों को मारेंगे? लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, उसने न उनको अंदर आने दिया, न कुछ गलत अनाउंसमेंट करने दिया, और पूरा लोगों को रातों रात उसने हटा दिया सड़कों से। मैं तो कहता हूं उस दिन की बात जो इम्पोर्टेंट, और उसने फिर बाद में एक्चुअली लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर आपको यहां मतलब हार्ड मेजर्स लेने हैं, लोगों को मारना नहीं है, इनको इकोनॉमिक रेप्रेशन लाओ, इकोनॉमिकली इनको डाउन करो। हाँ। तो वो बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुनी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वी कैन नॉट डू दैट। जब आदमी को पेट के लाले पड़ेंगे ना, वो सीधा रास्ते में आ जाएगा। तो लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, दे डिड नॉट डू दैट। उसकी वजह से एटलीस्ट ये सब भुगतना पड़ रहा है। देखा जाएगा तो उनको अभी भी अगर सपोज टूरिस्ट बंद हो जाएंगे वहां जाने के लिए, वो तो भूखे मरेंगे। सही बात। हु विल सपोर्ट देम? उनका टूरिज्म ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज टूरिज्म। वहां पे अदरवाइज क्या है? तो एग्जैक्टली एज अ कश्मीरी पंडित या एज अ कश्मीरी रेसिडेंट्स, आपको गवर्नमेंट ने क्या रूल लाना चाहिए, इसे आपको लग रहा है? नहीं, रूल मतलब कैसा? मीन्स वहां आपको क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि कुछ अच्छा हो जाए आपके बारे में, या आपको और कोई फैसिलिटी चाहिए, या और ये लव जिहाद के बारे में जो अभी रूल्स बना रहे हैं, वो सब कैसे होने चाहिए, आपको क्या लग रहा है? लव जिहाद के लिए तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट रूल्स आने ही चाहिए, वो तो पक्का है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप
मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जो वियतनाम था, वियतनाम में भी तो ऐसी सिचुएशन थी। यस यस, कितने साल लगे वहां सॉल्व होने में? सही। मेरे ख्याल से 50 साल, 60 साल, 3 जनरेशन लगते हैं। तो आप ओवरनाइट उनके हार्ट को चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात। टाइम लगेगा, हमको भुगतना पड़ेगा, जितना भी अगले 20 साल और भुगतना है या क्या है, उसके बाद सिचुएशन ठीक होगी। और लेकिन तब तक हम कश्मीरी पंडित रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो नहीं मालूम, यू डोंट नो। सही बात है, क्योंकि कितना एक्सटेंट हो जाएगा हमारा कम्युनिटी पता नहीं। अगले 20 साल 25 साल में मैं भी नहीं हूँगा। ऑलरेडी स्कैटर्ड सभी जगह हो गए, स्कैटर्ड छोड़िए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, Existence ही नहीं है ज्यादा। हमारे एज ग्रुप के आदमी तो होंगे नहीं, होंगे नहीं। तो आगे कौन फिर जाएगा वहां? और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, सही बात। जिसके लिए मतलब इट्स नॉट इजी टू डिक्लेयर कि हम ये रूल लगाएंगे तो इससे होगा, नहीं होगा। खुद के मन में खाली सभी हिंदू को भावना होनी चाहिए कि हम लोग सब इकट्ठा मिलना चाहिए और जाना चाहिए, जाना चाहिए। सही बात, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर इन्होंने बोला कि वो बोल रहे हैं आप एज टूरिस्ट आ सकते हो, वो रूल हमको खत्म करना है। क्यों हम टूरिस्ट जाएंगे? हम तो वहां के रेजिडेंट्स बन के जाएंगे। ऐसा एक कॉन्फिडेंस वो किसको लानी है? वो गवर्नमेंट को लानी है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आना चाहिए। भाई मैं अगर जाऊंगा तो सर ऊपर करके जाऊंगा, मैं क्यों ऐसे जाऊंगा? सही बात है कि नहीं? अगर सपोज आपको अगर बोले आपके कश्मीर में आप जाएंगे क्या, कश्मीर में रहने जाएंगे क्या, तो आपकी क्या राय होगी? मुंबई माझी लाड़की। सही बात है, सही बात है। अभी तो वैसे भले वो यादें आपकी ताजा है, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट लीव बॉम्बे नाउ, ऑनेस्टली। क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी वारंटी देगा नहीं जो वो कुछ करेंगे, नहीं ऐसा तो सवाल ही नहीं। अभी हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो पूरा इस्लामिक स्टेट हुआ है। भले हम लोग बोलते कश्मीर माझा है, कश्मीर माझा आहे, हाँ, तो पण ते 100% आहे, पण व्यवस्था चांगली नाही अजूनही लोकांच्या मनात भीती आहे, अजूनही हिंसाचार चालू आहे, त्याच्यामुळे लोकांना असं बरोबर आहे। मग तुम्हाला एक मॅडम की निशा मॅडम, तुम्हाला असं काय वाटतं की महिलांनी आज हे जे लव जिहाद चालू आहे किंवा आज जे त्यांच्यावर अत्याचार वगैरे होत आहेत, मुस्लिम लोकांचे अत्याचार, त्यांनी स्वतःला खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद जाओ, खुद देखो ये आदमी है सच्ची, क्या है क्या नहीं, लालच में मत पड़ो। आजकल की लड़कियां ज्यादा देखती है गाड़ी बंगला, वो पहले देखो ये लड़का है क्या, इतने इसमें मत जाओ। आजकल थोड़ा हम भी लड़कियां भी थोड़े, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी ये मेरी भी बेटी है, लेकिन सोच समझ के आगे की क्या है। ठीक है लड़कियों में आजादी है, लेकिन आजादी भी किसी हद तक देखना चाहिए इंसान को, मैं कहाँ हूँ। बराबर। सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। लेकिन उससे उनको इन्फॉर्मेशन भी तो इतनी मिलती है कि वहाँ ये चल रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, तो उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी अगर वो ऐसे हो रहा है तो नॅचरली उनको सोचना चाहिए। तो आजच्या पिढीला तुम्ही काय एक्झॅक्टली सांगा? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को तो स्ट्रिक्ट लॉज करने चाहिए, वो तो सही है। और अवेयरनेस जैसा आपने बोला, लॉज तो रहेंगे लेकिन अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस कैसे हो सकती है? जैसे आपने बोला कि यहाँ संगठन, हिंदू सम्मेलन, ये ऐसे सम्मेलन करने चाहिए। इट्स नॉट कि मतलब हम अपने सोसाइटी लेवल पे तो ये बड़ा हो जाए, तो हमको मतलब पूरे ये हर किसी लेवल पे पहुंचाना है, और उनको अंडरस्टैंड करवाना है कि हो क्या रहा है हमारे। सही बात, सही। वो बहुत ये छोटा काम नहीं है, इसमें काफी मेहनत है। सही बात। तो रियली आपका ये सब इंसिडेंट देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कितना भी अगर हम लोग बोले कि आप अभी बम्बई में हैं, आप बम्बई वाले अभी हो गए, लेकिन फिर भी मन में
आप वो तो है, जो कश्मीरी है। प्लेस है जहाँ रहे, That is there. जन्म लिया, सब कुछ किया, वो थोड़ी भूलने की वो कोई यही नहीं है, तो वो ये तो भी- मरते दम तक याद रहे। याद रहेगा। और आज यहाँ के तो मैंने आपकी सभी वो जखम ताजा किए. म्हणजे आज मला तेच वाटतं कधी कधी की हा विषय घेताना विचार तोच करत होते की तुमच्या जखमा परत त्या उगाळल्या जातील, ते योग्य आहे का नाही योग्य आहे. पर हमने तब भी किया, जो हमारे बुजुर्ग थे, माता पिता थे, उन बेचारों को ज्यादा हो गया है ज्यादा मुश्किल, हो गया। क्योंकि भाषा भी नहीं आती थी, हम्म। उनको चाहिए वही बैठना आराम से, बातचीत वगैरह। एक बच्चा कहीं और, दूसरा बच्चा कहीं और, वो बुजुर्ग बेचारे घर में, और उस उम्र में उनको आधे बेचारों को दिमागी हो गए, आधे इतने बीमार हो गए हैं, तो नेचुरली बुजुर्गों ने ज्यादा सहा। ज्यादा सहा है. सही बात है. तो वही, और मैं आज यहाँ आ गए और अपने वो इतना खुल के सब इंसिडेंट्स बताया, और वो सब सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो गए कि क्या सहा होगा आपने, कैसे दिन निकाले होंगे, और कैसे आपको चेंजेस खुद पे लाया आपने. और रियली मीन्स हैट्स ऑफ कश्मीरी पंडित, हैट्स ऑफ यू कश्मीर के. छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बताया नहीं आपको. जब हम ट्रैक में भाग के आ रहे थे ना, तो एक नेशनल हाईवे आता है जो कनेक्ट करता है फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू. अब हम टुवर्ड्स जम्मू जा रहे थे. एक उन दिनों पहले, अभी तो दूसरा टनल बना है, वहां पे एक जवाहर टनल करके आता है. वो टनल कुछ 3-4 किलोमीटर का था, जिससे दूसरे साइड में जाते हैं. तो आप नॉर्मली क्या कहते थे जब टनल पार करते थे ना, तो हम जम्मू रीजन में पहुंच गए, अरे यार यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हमने क्या बोला, अंदर हम ट्रक में ऊपर से वो ताड़पत्री बंद थी, अरे यार खोलो, थोड़ा मर गए अंदर, दम घुट रहा है. वो खोल दिया. तो हमने उनको बोला, यार जरा भारत माता की जय बोलेंगे. बिलीव मी, हमने स्टार्ट किया भारत माता की जय बोलना, तो साइड से एक माउंटेन छोटा सा हिल टॉप था, उधर से भी जुलूस आ रहा था, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी. तो हमने वापस से वो रखा. वो कम से कम 10-20 किलोमीटर तक हम ऐसे ही चले. वो सिचुएशन थी उन दिनों. हम बात नहीं कर पा रहे थे. सही बात है, सही बात है. सवाल ही नहीं कहना कि मतलब हम हिंदुस्तानी है, सही बात है. मरना है क्या. और वो इससे आप लोग अभी इतने सेफ हैं, और अब तक फिर भी ऐसे लगता है कि कश्मीर हमारा है, और हम लोग कश्मीर में जीना चाहते हैं, कश्मीर के वादियों में बसना चाहते हैं. नेचुरली भले चाहते हैं, लेकिन अपनी ये जी सिचुएशन चल रही है. जरूर आएगा दिन, वो दिन जरूर आएगा आना चाहिए. और आना चाहिए. यस श्योर, और जरूर आएगा ही. आएगा. आज मैं यहाँ आई और आपने इतने खुल के बाती की, आणि इतकं तुम्ही मनमोकळेपणाने बोललात, त्याच्याबद्दल खरे न्यूज स्टोरीतर्फे मी तुमचे किती आभार मानू मला त्याचा. आणि आमच्या प्रेक्षकांना सुद्धा तुमची खरी कहाणी कळली, आणि याच्यामुळे आम्हाला समजलं की काश्मीरी पंडित म्हणजे नक्की त्यांनी काय पिक्चरमध्ये बघतो, पण आज मी प्रत्यक्ष तुमच्याशी याविषयी बोललेली आहे, आणि तुम्ही एवढं सगळं डिटेल आम्हाला सांगितलं, त्याबद्दल मी तुमचे खूप 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 आभारी आहे. आणि आपका बहुत थैंक यू. आणि धन्यवाद. लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट मैंने ये तो अंडरस्टैंड किया कि आपको कश्मीर का नॉलेज बहुत अच्छा है. नेचुरली. अरे कश्मीर बोलेंगे तो सब लोग के मन में इतना, वो नंदनवन ही है देखा जाएगा तो सबके मन में तो इतना बसा है, कश्मीर कश्मीरी है, और वो अपना ही भाग है. यही सबसे बड़ी बात है. तर मंडळी, आज यांच्याकडनं यांच्या सगळ्या ज्या कथा ऐकल्या, यांच्याबद्दल जे सगळं आपण जाणून घेतलं, खरोखर म्हणजे किती यातना भोगलेल्या आहेत, त्यांच्या ह्या जखमा आपण सहनच करू शकत नाही, ते त्यांनी जे सहन केलेलं आहे. थोडंसं का होईना, फक्त आपण थोडी फुंकर घातलेली आहे, भले त्यांना मुंबईकर झालेले आहेत, पण तरीही आपल्या राहत्या घराला, आपल्या राहत्या जमिनीला ते अजूनही विसरलेले नाही, आणि विसरू शकतच नाहीये. तर तुम्हाला काय वाटतं, कसा वाटला त्यांचा अनुभव, आजचा हा जो एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला, नक्की तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया द्या. आणि जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि आपल्या प्रतिक्रिया नक्की द्या, शेअर तर कराच. धन्यवाद.